थे भाई? गवर्नर जनरल खुद तो कलकत्ता बैठा है, तो वो तो आने से रहा, ड्राफ्ट भेज दिया उसने बीकानेर के साथ ये संधि, एक तरफ राजा के साइन होंगे, एक तरफ अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों की तरफ से जो साइन कर रहा है वो बंदा कौन था? कौन बंदा है? तो कोई पूछेगा 17-18 की संधियों में अंग्रेजों का प्रतिनिधि, अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो कौन था? लिखो। इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। कौन था अंग्रेजों का प्रतिनिधि? बताओ देखे। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इसके। ये सवाल 2-3 बार पूछा हुआ है, कोई वापस पूछेगा। संधियों, राजस्थान के साथ संधियों में कौन से एक बंदे ने संधियों पर साइन किए थे? तो साइन करने वाला बंदा कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। अच्छा, बाकी सबके साथ चार्ल्स मेटकॉफ ने किए। नीचे वाली 3 रियासतें अपने एकदम साउथ में अपने 3 रियासतें पड़ती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी 3 रियासतें? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये वाला जो इलाका था ना अपना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस इलाके को बोलते वागड़। क्या बोला करते थे? यहां पे साइन एक दूसरे आदमी ने किए थे। यहां पे साइन करने वाला जो बंदा था उसका नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था उस बंदे का? हालांकि ये सवाल पूछा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जब चार्ल्स मेटकॉफ का पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं कि यार वागड़, वागड़ का मतलब क्या हुआ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इनके साथ संधियां जब हुई तो उनमें साइन करके कौन गया था? तो उनमें साइन करके कौन गया? क्या नाम है? बाकी सबके साथ साइन करने वाला बंदा तो कौन है आपका? चार्ल्स मेटकॉफ। नीचे वाली 3 रियासतों के साथ साइन करने वाला बंदा कौन है? जॉन। समझ में आई बात? लिखो। वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। 4 नाम याद करने अपने को। 3 में संधियां हुई तब गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली। 17-18 में संधियां हुई तो गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने जिस बंदे को साइन करने के लिए भेजा वो बंदा कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। नीचे वाली 3 के साथ साइन कौन करके गया? जॉन मेलकम। कौन कौन सी 3 रियासतें हो गई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इस इलाके को अपने क्या बोलते हैं? नहीं लिखना, कौन कौन सी रियासतों के नाम नहीं लिखने, वागड़ याद रखो। आगे आ जाएगा धीरे धीरे, अपने आप समझ में आ जाएगी बातें। वागड़। तो 3 रियासतें कौन कौन सी हो गई आपकी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा को तोड़ के तो प्रतापगढ़ बना है। उनके इलाके तो लेके बनाया, थोड़े थोड़े इलाके उदयपुर से तोड़ के भी ले लिए, बाकी उनके भी इलाके ले लिए, तो मोटे तौर पे उधर ही माना जाता है। तो 3 रियासतों के साथ तो संधियां कौन करके गया? जॉन मेलकम। और बाकी वालों के साथ में संधियां कौन कर गया? अब और सुनो, संधि का मतलब है कि अपना राजा अंग्रेजों के गवर्नर जनरल का दोस्त है। किसका दोस्त है? अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल, उसके साथ, यही तो मतलब हुआ। गवर्नर जनरल और राजा आपस में बातचीत कर रहे हैं आपस में। अब गवर्नर जनरल बेचारा कहां कहां जाके बातचीत करे, इसलिए उसने साइन करने के लिए बंदा दूसरा भेज दिया। पर जो बंदा आया वो किसकी तरफ से आया? और उसने राजा को आके कहा, राजा जी मैं गवर्नर जनरल की तरफ से भेजा गया बंदा हूं, बाकी आपसे संधि तो गवर्नर जनरल ही कर रहा है सीधे सीधे। अपने वालों ने कहा ठीक है भाई, संधि होगी। अब अपने राजा ने कहा कि गवर्नर जनरल रहता कहां है? कलकत्ता। कहां रहता है? अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता राजधानी थी उनकी। अब राजा ने कहा मैं बैठा हूं करौली, मुझे कलकत्ता मैसेज भेजना होगा, कैसे भेजूंगा? कौन जाएगा मेरा मैसेज लेके? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम हमारा एक बंदा हमेशा आपके पास छोड़ेंगे। हमारा एक बंदा आपके पास रहेगा और उस बंदे का काम यही होगा कि आपका समाचार हमारे तक और हमारा समाचार तुम्हारे तक।
राजा से संबंधित मामले होंगे, तो कल ही मैं बता रहा था वो मामले कैसे होंगे, राजनीतिक। इसलिए वो जो बंदा होता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोला करते? कल मैंने बताया था कि टोड ऐसा ही एक पॉलिटिकल एजेंट था, बताया था कल मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब से आगे जब भी मैं पॉलिटिकल एजेंट बोलूं आप इसको लिखोगे पीए। क्या लिखोगे? पीए। पीए का मतलब ही क्या होगा? कहां रहेगा ये? राजा के पास। कहां रहेगा? इसका मतलब इसका रेजिडेंस राजा के पास होगा, इसका रेजिडेंस उस रियासत में होगा, इसका रेजिडेंस वहीं था, इसलिए इसको बोलने लगे रेजिडेंट। क्या बोला करते इसको? तो अंग्रेजों का एक बंदा हमेशा रियासत के अंदर रहता था, उस बंदे के दो नाम है, या तो उसको क्या बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। क्यों बोलते हैं? एजेंट का मतलब दो लोगों के बीच बात करने वाला। कौन कौन से दो लोग? इनके बीच में किस प्रकार की बात करता है? राजनीतिक, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पॉलिटिकल। रहता वही है, उसका रेजिडेंस वही है, इसलिए वो वहां का क्या हो गया? नहीं कहते मैं पूछूं आप कहां के रेजिडेंट हो, सर मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूं, वो उस रियासत का रेजिडेंट है, इसलिए उसको क्या बोलने लगे? आई बात समझ में? कोई पूछेगा, प्रत्येक रियासत में अंग्रेज अपना एक बंदा छोड़ते थे, अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करते थे, उस ऑफिसर को क्या कहा जाता था? आइदर पॉलिटिकल एजेंट, और उसको क्या बोलते थे? समझ में आ गई बात? लिखो, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर। अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर। अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर। अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट, हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। क्या बोलते थे जिसको? या तो कहते पॉलिटिकल एजेंट, या क्या बोलते? अच्छा, भारत में 550 राजा थे। कितने राजा थे? मोटा मोटा गिनती है ना, थे तो 565 के आसपास, पर मोटा मोटा राउंड फिगर में भी माने तो कितने थे? 500। अंग्रेजों ने सबके साथ संधियां की, भारत के सारे राजाओं के साथ अंग्रेज संधि करके। इसका मतलब पॉलिटिकल एजेंट भी कितने हो जाएंगे? 550। ये 550 के 550 पॉलिटिकल एजेंट रिपोर्ट किसको करेंगे जाके? तो गवर्नर जनरल को कितने पॉलिटिकल एजेंट से मिलना है? यदि एक महीने में भी सबसे मिलना हो तो दिल्ली 20 हो। दिल्ली कितने मिले? उसका नाम है गवर्नर जनरल। गवर्न करना होता है शासन करना। गवर्न का मतलब क्या होता है? किसको शासन करेगा? जहां पर अंग्रेजों का कब्जा। भारत दो प्रकार का भारत है, एक बार भारत जो ब्रिटिश इंडिया है, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट राज है, और उस राज का अधिकारी जो गवर्नर जनरल है। बाकी तो राजाओं के साथ तो संधियां हैं खाली। तो गवर्नर जनरल ने कहा यार मेरा काम उस भारत का ध्यान रखना है जहां भारत पे हमारा कब्जा है, राजाओं के साथ तो केवल बातचीत ही करनी है। और यदि डेली 20-20 आदमी मेरे ऑफिस के बाहर आगे बैठ गए तो मैं पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, साउथ, इनका ध्यान कब रखूंगा? तो खैर बात तो सही है, 550 आदमियों से तू नहीं मिल सकता, तो क्या किया जाए कि बीच में फिल्टर लगाओ। तो कहा गया कि राजा के और इस पॉलिटिकल एजेंट के और इस गवर्नर जनरल के बीच में एक बंदा और बना दो। कैसे बना दें एक बंदा? तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कितने पॉलिटिकल एजेंट है अपने? का राजस्थान में राजा थे 19। कितने राजा थे? 20 मान लो, मैं कहता हूं 20 थे, आपने राउंड फिगर में लेके चला 20 राजा है। इन 20 राजा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कितने हो गए? 20। इन 20 के ऊपर एक अधिकारी बनाओ पहले। ये 20 उसको जाके कहेंगे, वो आके मेरे को कहेगा। ऐसे भारत में रियासत है 550, 20-20 पे भी एक एक अधिकारी बनाओगे तो फिर अधिकारी कितने बने? 22-23 या 25 बन गए। 25 बन गए, 25 पे 500 हो गए, 25 बन गए, 25 बन गए। हाँ ठीक है, अब ये 20-20 जाके उस बीच वाले को बताएंगे,
और वो जो बीच वाले 25 बन गया वो आके मेरे को बताएंगे अब बिजी है, दिल्ली का एक आदमी मिलना है, महीने में यदि 30 से मिलना हो तो 30 आदमी आ जाएंगे, एक एक मिल जाएंगे। कहा ठीक है, तो पूरे राजस्थान का एक बंदा बीच में और बना दिया जाए। पूरे राजस्थान का बनाया गया इसलिए उसको बोलते हैं रेजिडेंट फॉर राजपुताना। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट फॉर। अब राजस्थान वाले जितने भी रेजिडेंट है, मेवाड़ का, मारवाड़ का, भरतपुर का, बीकानेर का, टोंक का, ये पहले किसके पास जाएंगे? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और रेजिडेंट फॉर राजपुताना किसके पास जाएगा? 3 लेयर हो गई। सबसे ऊपर कौन होगा? बीच में कौन हो जाएगा? अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और सबसे नीचे जो होगा वो कौन हो जाएगा? आपका पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट तो हर रियासत में रहेगा, जहां स्टेट है वहां पर एक कौन रहेगा? पॉलिटिकल एजेंट। ये जाके अपना समाचार किसको देगा? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और ये जाके अपना किसको दे देगा? गवर्नर जनरल। ऐसे रेजिडेंट फॉर राजपुताना बनाया गया, ऐसे बना दिया रेजिडेंट फॉर पंजाब, रेजिडेंट फॉर मध्य प्रदेश, रेजिडेंट फॉर मद्रास, रेजिडेंट फॉर केरला। तो ऐसे रेजिडेंट बन गए बीच में 25-30। अब यहां 20 आदमियों पर एक आदमी, ये 20 आदमी जाके इसको कर देंगे, और ये 20 एक आदमी ये हो गए सारे, ये जाके इसको कर देंगे। थोड़ी व्यवस्था सरल हो गई, थोड़ा सिंपल कर दिया इन्होंने व्यवस्था। अब ठीक है, ये गवर्नर जनरल कहां बैठा है? कलकत्ता। ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ये कहां पे रहता है? करौली का करौली में, भरतपुर का भरतपुर में, बीकानेर वाला भरतपुर। ये पूरे राजस्थान वाला इसको कहां बिठाओगे? क्या इसको बिठा दो दिल्ली। कहां बिठा दो? तो जो रेजिडेंट फॉर राजपुताना था इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया इन लोगों ने? कहा दिल्ली हेडक्वार्टर बना दो यार, राजस्थान वाले सारे जाके रिपोर्ट कहां पे कर देंगे? दिल्ली। ये जो पहला बंदा अपना रेजिडेंट बनाया गया था, इस बंदे का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। कौन बंदा? नाम बताओ देखे। डेविड ऑक्टरलोनी। नाम बोलो। क्या बनाया गया? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। ऑफिस कहां होगा? तो कोई पूछे राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था? तो कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? अरे बड़ा मस्त आदमी था, अंग्रेज था, लेकिन यहां रहता एकदम अपने इंडियन की तरह था। 13 लुगाइयां थी, राजा महाराजा रखते थे ना, वैसे इसने। और अलग अलग इंडिया के अलग अलग प्रांत से लेके आया, हर प्रांत की एक एक तो होनी ही चाहिए। कश्मीर की नहीं है, चलो चलो कश्मीर की लाओ एक। और वैसे तो हुक्का हुक्का पिया करता, एकदम ये नौकर चाकर पास में खड़े हुए पंखे वंखे हिलाया करते, हाथी पे बैठ के अपने, एक हाथी पे खुद बैठता, बाकी 13 हाथियों पे 13 रानियां बैठती, दिल्ली का चक्कर काटता। तो बड़ा जोरदार सा आदमी हो गया था डेविड ऑक्टरलोनी एकदम। ये अपना पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना हुआ करता था। याद रहेगी बात? लिखो, हेडिंग डाल लो एक, डेविड ऑक्टरलोनी। नाम लिखो, डेविड ऑक्टरलोनी। हिंदी मीडियम वाले टाबरों, मुझे भी इसका नाम हिंदी में लिखना आता है, मैं फिर भी नहीं लिख रहा कि मैं चाहता हूं तुम इंग्लिश लिख लो थोड़ी बहुत, वरना मर जाओगे, शहीद होगे सारे। अंग्रेजी में तुम्हारे नंबर आने 80 में से 8, इसलिए प्लीज हैबिट डालिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डेविड लिखना नहीं आता या मुझे जोर आता है ये लिखने में? पर मैं देख रहा हूं कि यार नहीं, क्या पता ये भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी उतार ले, पर नहीं, तुम सोगन खा के आए हो घर से, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। मैं पहले मुझे हमेशा लगता था कि यार इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं वो इस मामले में रिजिड होते हैं, और अपने हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते सर इंग्लिश में लिखो इसको, हमें क्या पता इंग्लिश में कैसे होता है, तो मैं भाई इंग्लिश में लिख दूंगा, लो साथ साथ में इसको इंग्लिश में लिख दूंगा। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि लिचड़पने की हद पे तो हिंदी मीडियम है। इंग्लिश वाला बच्चा एक बार फिर भी हिंदी में लिख जाएगा कि यार घर पे देख लूंगा मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सर ने नहीं लिखा तो नहीं लिखा। हिंदी मीडियम वाला मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस कभी इंग्लिश में नहीं लिखता, वो ना मातृभाषा से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं इंग्लिश की तरफ मुंह उठा के भी, प्लीज लिखना सीखिए, वरना आप, मैं कल एक बात बताना फिर भूल गया आपको, आप ये राजस्थान जीके, ये साइंस, ये कितना भी पढ़ लेना, आजकल आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश पे डिपेंड है। आजकल मेंस में जिन बच्चों के हिंदी इंग्लिश में नंबर आते हैं उनकी रैंक अच्छी आती है, जिन लोगों के हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं आते उनकी रैंक बुरी आती है। इसलिए अभी से ध्यान दिया जाए भाषा के ऊपर। इसलिए मैं कल कह रहा था
कि राइटिंग खराब होगी चलेगा, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वो वाला मामला एकदम सही रहना चाहिए। इसलिए थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द लिखना तो सीखिए। मैं खुद आपकी तरह हिंदी मीडियम का हूं, प्रॉपर हिंदी मीडियम का, राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, जिसको मुझे खुद को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूं कि ये नहीं सीखी जाएगी बाद में। कोई ये सोचे कि 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने पढ़ कर अपने अंग्रेजी सीख जाएंगे, नंबर लेके आ जाएंगे, ना। भाषा एक कंटिन्यूस एफर्ट है, लगातार प्रयास करोगे तब तो भाषा आएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए थोड़े थोड़े शब्द तो लिखना सीखिए कि किसको कैसे लिखते हैं, ये हैबिट में तो लाइए, फिर बाकी चीज भी लिख लो।